हमारे मस्जिद से खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसका कोई मालिक नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन में गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब्दूली में चाह दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आपसे थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी। सवाल है कि वक्फ कानून बना तो क्या भड़काऊ गैंग नए मिशन में जुट गया? वक्फ कानून के विरोध में बंगाल टू बिहार तक आग और बवाल। सवाल की आगे क्या? वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल हिंसा देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को टारगेट पर लिया, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी। तमाम मुस्लिम संगठन लगातार नए कानून के खिलाफ सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। इस बीच वक्फ कानून को लेकर सियासी बवाल भी, बयानबाजी भी जारी है। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगे, तो खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र को खत्म कर रही है। सवाल है कि संसद से पारित कानून लागू तो लोकतंत्र खतरे में कैसे है? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। बोल रहे हैं कि लेकर पश्चिम बंगाल तक वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण सुनाई दे रहे हैं। कट्टरपंथी भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं, जिसका नतीजा सड़कों पर भी देखने को मिलने लगा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। वक्फ कानून के विरोध में भीड़ सड़क पर इकट्ठा हुई। भीड़ ने पुलिस के साथ नोकझोंक की और फिर अचानक पथराव कर दिया। भीड़ ने जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन कुल मिलाकर वक्फ कानून की आड़ में मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका बुरी तरह झुलस गया। इंटरनेट बंद करना पड़ा, इलाके में धारा 163 लगानी पड़ी। कानून पर फिर हिंसा की आग भड़की और इस बार इस आग ने चपेट लिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में। फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में है, जहां पर कल वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी इलाके में जो है ये आप सड़क देख रहे हैं, इसी ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज होता है। जो यहां पर मौजूद थे, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बेहद उग्र हो जाते हैं। और हमारे पीछे आप जो निशान देख रहे हैं वो बीती रात की हिंसा के निशान है, जहां पर पुलिस पर पथराव होता है। पुलिस मजबूरन पीछे जाने के लिए जो है हो जाती है, पीछे उन्हें खदेड़ दिया जाता है पुलिस को, क्योंकि उन पर लगातार पथराव होता रहता है। और उसके बाद जब वो पीछे चले जाते हैं, उनकी 2 गाड़ियां यहां पर छूट जाती है। एक पुलिस की गाड़ी ठीक यहां थी और एक पुलिस की गाड़ी जो है दूसरी तरफ थी। और पुलिस जैसे ही यहां से निकल जाती है, जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने उस गाड़ी को सबसे पहले तोड़ा फोड़ा और उसके बाद उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, वक्फ कानून के नाम पर देश के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहा। जमीयत उलमा हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्दीकुल्ला ने कल यानी 10 अप्रैल को बड़े प्रदर्शन की भी धमकी दी है। साफ है, बंगाल का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हो रही। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाले कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर स्वर्ण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे? हम उनके साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे।
बिहार के कटिहार में भी एसडीपीआई ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव रिजवान मजारी ने धमकी दी कि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मोदी सरकार ने पास किया है वक्फ बिल, वक्फ कानून, जो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता से मुंबई तक ऐसी ही भड़काऊ बयानबाजी की गई। सूली पर चढ़ा दो से लेकर कफन बांधने की बात कहकर मुसलमानों को भड़काने उकसाने का काम हुआ। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं। अगर डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के केस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। कानून संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी जा रही। मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की धमकी तक दी जा रही। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। इतना ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियों से लेकर मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है। अभी तक करीब 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की जा चुकी हैं। तमाम सियासतदान भी वक्फ कानून के बहाने वोट बैंक खोज रहे और मुसलमानों को भड़काने में लगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन वक्फ कानून को लेकर हंगामा हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी तो वक्फ कानून को लागू करने से ही मना कर रही, तो कांग्रेस अध्यक्ष वक्फ कानून को लेकर लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। ये रवैया सरकार का है, इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। अब सवाल है, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंसा की आग किसने भड़काई? क्या वक्फ विरोधियों को ममता ने खुली छूट दी है? सवाल ये भी है कि संसद से पारित कानून का इस तरह से हिंसात्मक विरोध कितना जायज है? सवाल ये भी कि क्या वोट बैंक की सियासत के लिए विरोध हो रहा? सवाल है कि यूपी से लेकर एमपी तक वक्फ की अवैध संपत्तियों की जांच तेज हो गई है, क्या इसीलिए बेचैनी बढ़ी है? सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ कानून के विरोधियों से निपटना मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सोचिए, याद होंगे ना आपको भड़काऊ बयान पिछले एक सप्ताह से जो हमने दिखाए हैं, सुनाए हैं, जो दिया गया है सड़कों पर और नेताओं के द्वारा। चलिए पहले हम आपका परिचय रही
देश की संसद में दादागिरी हो रही थी। दादागिरी इसको कहते हैं, लोग सड़कों पर उतर जाएं, आगजनी कर दें। और तब यास्मीन फारूकी जी आपकी जुबान नहीं खुली जब इस देश में आधी रात को अदालतें खुल गई एक आतंकी के मामले को सुनने के लिए। वो ठीक है, चारू प्रज्ञा, इस देश में दादागिरी ये नहीं है जो तस्वीर दिख रहा है। इसको दादागिरी कह रही है कि रात को 2 बजे संसद में कार्रवाई हो गई। आतंकी के मामले को सुनना है तो आधी रात अदालत खुल जाए, वो चलेगा, लेकिन आधी रात कानून नहीं बन सकता है। चारू प्रज्ञा, आज जो बंगाल में हो रहा है ना राकेश जी, ये किसी बिल का विरोध नहीं है, ये उस विचारधारा का नतीजा है जो वोट बैंक के लिए कानून को अपने पैरों के नीचे कुचलते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आप सहयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं चलता, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक का राज चल रहा है, ये नतीजा है। आपको एक बात और बताती हूँ, आप डिसेंट के नाम पर देश जला दोगे, डिसेंट की राजनीति किसने आपको ये हक दिया? किसने आपको ये हक दिया? पेट्रोल पंप फेंको और बोलो आपका हक है। ये देश अब संविधान से चलेगा, संविधान से, आपकी गुंडागर्दी के साथ नहीं चलेगा। ये सरकार शांति नहीं चल रहा, संविधान से नहीं चल रहा, दादागिरी से चल रहा है ये देश। मैडम, किसी को भी अरेस्ट करके बंद कर दो। लेकिन आपने कहा था बीच में अगर आप थोड़ी सी भी समझदार होती तो जब संसद के अंदर ये बिल पारित हो रहा था, आपके दिल में दर्द नहीं है, आपको ये तकलीफ नहीं है कि ज्यादती किसके साथ हो रही है। अरे ये सिर्फ 2026 के इलेक्शन का तमाशा है बंगाल में। अब ये मुझे बोलने नहीं दे रही है। ठीक है, यास्मीन फारूकी जी थोड़ी देर पहले मैडम आप ज्ञान दे रही थी, यास्मीन फारूकी जी थोड़ी देर पहले आप ज्ञान दे रही थी चारू प्रज्ञा को कि बीच में मत बोलिए, तो थोड़ा सा ज्ञान अपने ऊपर भी अप्लाई कर लीजिए। मेरे ज्ञान की बात नहीं कर रहे हो, सुन लीजिए ना, चारू प्रज्ञा आपके बीच में आई तो आपको अच्छा नहीं लगा, अब आप उनके बीच में जा रही हैं, तो एक बार सुन लीजिए, आपको कुछ पॉइंट ही सुनने को मिलेगा, सुन लीजिए। बिल्कुल, इनको चुभ ये बात रही है कि संवैधानिक तरीके से दोनों पक्षों के वोट डलने के बाद एक बिल को पारित करा गया है, और क्या कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर दिन गरीबों को लूटा जा रहा है, उसको रोकना, उस पर रोक टोक लगाना क्या संवैधानिक नहीं है? यही संवैधानिक है। सारे रूल आपको चाहिए, सारी जवाबदारी आपको चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म की। आप सड़क पर आग लगाए, पुलिस पर आक्रमण करे, कोई बात नहीं, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से अगर कोई रामनवमी मनाता है उसके ऊपर अटैक किया जाता है और आपकी पुलिस गोलियां चला दे, अब ये सारी आदमी मार दे। संभल में 5 लड़के मरे, संभल में 5 बच्चे मरे, जवान कभी मरवा के देखो अपने बच्चे, दिल पे आग लग जाएगी। तो आप अपने बच्चों को लिखा पढ़ा इस बारे में भेज रहे हो? क्यों भेज रहे हो? उनको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते? हाथ में पेट्रोल पंप कमा रहे हो और कह रहे हो जाओ पुलिस को मारो। पुलिस और आपको संविधान का सवाल नहीं आपने ट्रेन सारे वो नॉन इंडिया ब्लॉक के जो लोग है ना राकेश जी, कि वो है जो हाथ में गोलियां मारना। संवैधानिक तरीके से बिल को पारित कराते हैं, उसमें वोटिंग देते हैं, लेकिन देखो बिल पास होने के 5 दिन के बाद ही दंगे क्यों हो रहे हैं? उस दिन तो कोई समस्या नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। 5-6 दिन इसीलिए लगे क्योंकि इन्होंने, इनके नेताओं ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए, इनको मजा आता है जब नहीं, लेकिन इन सब बीचों में यास्मीन फारूकी जी आपने एक बात कही ना, आप संभल पहुंच गई, और बच्चों की बात आपने कर दी, तो सुनिए, पत्थरबाज आपकी परिभाषा में बच्चे हो सकते हैं, और इतनी उनकी चिंता है तो समझा दीजिए कि पेट्रोल बम हाथों में लेकर और हाथों में पत्थर लेकर पुलिस के सामने न जाए। जाकर मुल्ला अफरोज से पूछिए कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। तो ये बिल्कुल मत सिखाइए, इतने अपने बच्चों की चिंता है तो उन बच्चों को सिखाइए कि हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम लेकर पुलिस के सामने न जाए। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, संभल पर चर्चा नहीं कर रहा। नहीं, मैं संभल पर चर्चा कर ही नहीं रहा, मार दोगे, मैं संभल पर चर्चा नहीं कर रहा। पुलिस देखेगी कोई पेट्रोल बम लेकर आए, हाथ में पत्थर लेकर आए, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैडम, तो अब सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है। यास्मीन फारूकी, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, आप ही से मैंने डिबेट की शुरुआत की, बाकियों को बोलने दीजिए। यास्मीन फारूकी जी को देश की संसद में आधी रात को कार्रवाई हो रही है, वो दादागिरी लग रही है? आधी रात अदालत खुल जाए एक आतंकी के लिए तो वो सब ठीक है, लेकिन कानून बनेगा? ओहो, कैसे? दादागिरी हो गई। जी राकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है जी राकेश भाई, देखिए, बड़ी संविधान की बातें हो रही थी और संविधान के तहत जो है कानून बनाया जा रहा है, और देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े संवैधानिक तौर पर काम करती, नो डाउट,
इसीलिए इनके जो राज्यपाल हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से लगातार थप्पड़ बजते हैं। ऐसे ऐसे राज्यपाल इन्होंने प्रदेशों के अंदर बताए हुए हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। तमिलनाडु के बारे में क्या कहना है इनके जो गवर्नर? अरे मुर्शिदाबाद मॉडल पर डिबेट चल रही है। राज्यपालों ने कहीं कहां जगह पर संवैधानिक मर्यादा रखी कि नहीं रखी, उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। सैयद जवाद, मुर्शिदाबाद मॉडल संवैधानिक है क्या? मुर्शिदाबाद मॉडल से पहले कोई कहता है खून बहाने के लिए तैयार है, असर दिख गया मुर्शिदाबाद में? अरे मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है उसका समर्थन तो कोई नहीं करता, लेकिन मणिपुर हिंसा का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? किसने किया? किसकी सरकार? किसने किया मणिपुर हिंसा का समर्थन? सैयद जवाद, अरे बता रहे, अरे तो किसकी सरकार है मणिपुर में? मणिपुर के ऊपर मान ही निकल रहा है यहाँ पर, और इनके गवर्नरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रही है। कुछ बेगैरत चाटुकार लोग सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग देश के संविधान को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के बात कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बात करो, पूरे देश में बात होगी। ये बेगैरती और उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहा? उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में एक्सीडेंट नो 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 डोंट डू दिस। आपका नाम जो है ना उत्तर प्रदेश का, आपके पुलिस के बारे में क्या है? शर्म है? शर्म है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को, उनकी सरकारों को? या बेच खाइए वो भी? हालांकि शर्म तो आती नहीं है और संवैधानिक तौर पर बात करने की आपको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा सत्ता में रुकिए ना सैयद जवाद, आप शर्म की बात कर रहे हैं। चारों रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। अरे सैयद जवाद, आप शर्म की बात कर रहे हैं, भड़काऊ बयान आ गए, एक भड़काऊ बयान पर आपकी जुबान खुलती नहीं है और आप शर्म की बात कर रहे हैं। नाजिया इलाही, अरे रुकिए, अरे रुकिए 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 रुकिए, नाजिया इलाही खान दर्जन भर भड़काऊ स्टेटमेंट हैं। कोई कह रहा है बच्चों को जेल भेज देंगे, कोई कह देगा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई कह रहा है ये खून देखना चाहते हैं, कोई कह रहा है उठो मुसलमानों वक्त आ गया है। क्या है ये? कोई कह रहा है करबला मैदान में उतर जाएंगे। ये क्या बना रखा है देश में? और उसके बाद यहाँ पर सैयद जवाद कह रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और मेरे सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं तो आभारी हूँ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई की कि उन्होंने भारत में जंगे करबला का मैदान बनने से रोक दिया, क्योंकि जंगे करबला का जब मैदान हुआ था तो मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे इमाम हसन हुसैन का गला काट दिया था, और वक्फ बोर्ड के जितने भी ठेकेदार बैठे थे वो पसमानदा और गरीब मुसलमानों को जाति के नाम पर उनका हक काट रहे थे। तो आज केंद्र की सरकार की वजह से आगा खानी मुसलमान, बोरी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, वहाबी मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को हक दोबारा मिला है। तो जंगे करबला का मैदान जो मुसलमान को काट काट के बना रहा था, उससे हम बच गए। उस वक्त तो अमित शाह जी नहीं थे, नहीं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन भी बच जाते। अब आती है बात संविधान की, तो संविधान के आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है कि किसी का भी हक नहीं मारा जा सकता है रिलीजन के आधार पर या जात के आधार पर। और वक्फ बोर्ड के जो लैंड माफिया बैठे हुए थे वो आगा खानी मुसलमान से लेकर के 72 फिरका में कई फिरकों के मुसलमान का हक मार रहे थे। और इस बिल से कहीं ना कहीं जो जिन मुसलमानों का हक मारा जा रहा था उनको दोबारा हक मिला है। अब तीसरी बात आती है कि मुर्शिदाबाद का जो हम लोगों ने आतंक देखा, तो ये तो देखना ही था राकेश जी। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खिलाफत मूवमेंट के मंच पर चढ़ करके, वही खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से लेकर के 1947 तक देश में को काट करके भारत देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनवाया, उसी खिलाफत कमेटी के मंच पर चढ़ करके ईद की बधाइयां बांटती हैं। तो ऐसे में हम मुर्शिदाबाद मॉडल नहीं देखते तो क्या? मैं यहीं से सवाल उठाता हूं नाजिया, यहीं से सवाल उठाता हूं और पॉलिटिकल रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, तो क्या इसीलिए बंगाल में ही हुआ जलाने वाला प्रयोग जो मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जो नाजिया कह रही है? बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के एक छोटा सा गांव है जंगीपुर, जहां पर इस घटना हुआ, एक छोटा सा जगह में। लेकिन बंगाल में 294 विधानसभा सीट और 42 लोकसभा सीट, कहीं पर कुछ हिंसा
ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में किसी पत्र पत्रिका में, कोई चैनल में कोई नहीं दिखा रहा है इस घटना को, लेकिन नेशनल चैनल पर डिबेट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ममता दीदी का बात जब आया तो मुझे तो कुछ कहना चाहिए, लेकिन दीदी ने नेताजी नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले। नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले। बादल देवनाथ जी, छोटा का मतलब क्या होता है? मतलब जंगीपुर में जो हो गया छोटी घटना हो गई आपके हिसाब से, नहीं ध्यान देना चाहिए उस पर? हो गया ठीक है, 4 गाड़ियां जल गई, कुछ पुलिस वालों को चोट आ गई, पथराव कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छोटा घटना है ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या छोटी जगह है? अरे हुई क्यों? इस घटना का मैं भी निंदा करता हूँ। आग लगाना, तोड़फोड़ करना, कोई भी विरोध क्या करें आपकी निंदा का? अच्छा नहीं लगता है। क्या करें आपकी निंदा का बादल देवनाथ जी? बंगाल का संस्कृति, बंगाल का कृष्टि कल्चर दो अलग अलग बात है। लेकिन ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा मुस्लिम लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगी। अच्छा। मैं रक्षा करने का बात किया और बोला यहाँ पर बंगाल में कोई डिवाइडेड रूल्स नहीं होगा। नहीं तो मैं डिवाइडेड रूल्स करने नहीं दूंगा। अच्छा। ये तो एक ममता दीदी का बात है, एक नेताजी को सभा में मैंने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। और बंगाल में जो होता है, जो बंगाल में होगा नहीं, लागू होने नहीं देंगे, ये संभव है। आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये बरगलाया जा रहा है मंच से। बादल देवनाथ जी, नहीं पॉसिबल है कि देश की संसद से जो कानून पास हो गया उससे कोई राज्य कह दे उठकर के हम लागू नहीं होने देंगे। प्रस्ताव पास करने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव, वो अलग की बात है, ये होता नहीं है। कहां पर बोला? और अगर आप ये कहते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा बंगाल में, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। इसका मतलब है कि आगे आप इंक्वायरी होगी तो आप गड़बड़ झाला करेंगे। नहीं, ममता दीदी के बारे में ऐसा कुछ बात बोलिए। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग एक साथ रहते। बंगाल का संस्कृति अलग है। चलिए एक टिप्पणी और बची हुई है अशोक यादव जी की, एक टिप्पणी और हो जाए, उसके बाद चारों आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अरे अशोक यादव जी, आपके पार्टी के मुखिया की तो बड़ी बनती है। पूछा ये मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? पूछा कि ये कौन सा मॉडल है? राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही इस देश में, वो खेल हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तालिबानीकरण करना चाहती है, इस देश का तालिबानीकरण भाजपा चाहती है, और इसी तालिबानीकरण करने में ही जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। आपको याद होगा अभी रामनवमी जुलूस निकला था कानपुर में, और कितना तोड़फोड़ मचाया गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसका जिलाध्यक्ष ने सरेआम बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस छू नहीं सकती। अभी महाराष्ट्र में रामनवमी जुलूस में कितना तांडव मचाया गया। अभी करणी सेना ने, मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी आगरा में, 1.5 किलोमीटर बगल में हजारों की संख्या में करणी सेना के गुंडे बुलडोजर लेकर के हमारे मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बीजेपी ने करवा दिया। क्या तरीका है? आपको सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, अशोक भाई आपके हिसाब से मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बीजेपी ने करवा दिया? राकेश जी, जो भी दंगा कहीं भी हो रहा हो, दंगा गलत हो रहा है। नहीं, बीजेपी ने करवा दिया आपके हिसाब से, वही तो पूछ रहा हूं। राकेश जी, आपने मुर्शिदाबाद की बात किया, मैंने वहां जो कुछ खबरें पढ़ी बड़े रिनाउंड अखबारों में, वहां पे लिखा था कि वहां जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो मंदिरों में अपने लोगों से हमले करवा रहे हैं ताकि वहां हिंदू मुस्लिम भड़के। हो सकता है मुर्शिदाबाद में भी कुछ भाजपा की हो सकता है, लोगों को इम्प्लांट स्पेकुलेशन होगी। अरे तो पुलिस कर क्या रही है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पुलिस है ना, आधा अधूरा स्टेट है क्या? क्यों नहीं रोक दिया फिर? इस घटना की जब जांच होगी, जब रिजल्ट आएगा राकेश जी, तो पक्का उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्व मिलेगा मुर्शिदाबाद में भी। चलिए, वही लोग शामिल थे, उनके लोग शामिल थे। चारू प्रज्ञा, अब आप आ जाइए। इन दोनों लोगों का एक साथ जवाब कि मुर्शिदाबाद मॉडल आप लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी मतलब दंगा, भारतीय जनता पार्टी मतलब धार्मिक उन्माद, भारतीय जनता पार्टी मतलब मैं जवाब दे दूं? ठीक है, अब सुनिए चारू प्रज्ञा को, बोलिए। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो वक्फ बोर्ड था ना, वो एक राज्य के अंदर राज बन गया था। एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ने, अब आप बोलते ही रहेंगे अशोक जी पूरे समय। हमारे राष्ट्रीय, देखिए जब मैंने डिबेट पे अपनी ओपनिंग बोली तब भी बीच में कोई बोले आप चाहते नहीं है कि सच जनता तक पहुंच पाए, लेकिन आप सच को दबा के नहीं रख पाएंगे। भाई सुन लीजिए, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद मॉडल बीजेपी का है, तो उस पर रिप्लाई भी सुनिए ना। मैं आज की नहीं, आप इनको म्यूट कराइए राकेश जी। देखिए मैं आपके शो पर कभी कभी आती हूँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं छलक के डिबेट। एक मिनट, ठाकुर का आतंक। अरे अशोक भाई हो गया, रुक जाइए, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, रुक जाइए। आपने एक बात कही, उस पर काउंटर सुनिए, रुक जाइए, बोलिए चारू प्रज्ञा।
देखिए, आदर के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आप बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि जो आप भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जो आपने सीए के समय पे फैलाने की कोशिश करी, ट्रिपल तलाक बिल के समय फैलाने की कोशिश करी, इस बार भी आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था दिन रात। जिस तरीके से 12,000 रुपए में एक जमीन बेच दी, 5 स्टार होटल को एक किराए पे दे दी, ये क्या कोई वक्फ बोर्ड का काम था? ये कोई जनता का भला हो रहा था? नहीं। वक्फ बोर्ड भी एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सिंपल सी बात बताइए, गुरुद्वारा का ट्रस्ट या मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है, पर आपका नहीं हो सकता। आप संविधान के तहत नहीं चलेंगे। आप संविधान, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है देश की संसद से पारित संविधान की समीक्षा करने का, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लेकर के क्या कहा? आपके पास अगर जरा भी, अरे अशोक भाई रुक जाइए, अरे मैंने आपसे कहा कि रुक जाइए, सुन लीजिए। देश की सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है तो करने दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट को अपना काम। सड़क पर फैसला नहीं होगा ना, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। याचिकाओं पर सवाल उठाया क्या? करिए, 10 और याचिका दायर कर दीजिए, देश की अदालत देखेगी। यास्मीन फारूकी जी 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं, पहले चारू प्रज्ञा की बात पूरी हो जाए प्लीज, बीच में कोई नहीं आएगा। चारू अपनी बात पूरी करिए। आप कमाल की बात ये देखिए कि संवैधानिक तरीके से संसद के अंदर वोटिंग के बाद जो बिल तकलीफ होती है वो बीच में आता है। गैर संवैधानिक, इनके हिसाब से संवैधानिक क्या है? पुलिस के ऊपर अटैक करना, गाड़ियों को जला देना, पेट्रोल बम फेंकना, और यहाँ बैठ के ये सब उस बात को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, इनकी समस्या ये है कि टीएमसी के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर एक वोट बैंक का राज इन्होंने चला रखा है। अगर आज हम गरीब मुसलमानों की बात करते हैं, हम इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम ऑडिट की बात करते हैं, हम कहते हैं बोरा आगत नबी, अहमदिया, पचमंदा, अगर महिलाओं को जगह मिल रही है वोट पे, आपको समस्या क्या है? इन बातों से इनका जो एक ठीक, ये भ्रष्टाचार करते थे धर्म के नाम पर, उसमें रोक लग गई है, इसलिए इसको समस्या है। ठीक है, और अब धर्म नहीं, समस्या कई बातों से है, समस्या कई बातों से है। और यास्मीन फारूकी जी, मुझे समस्या इस बात से है, आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बीसी क्यों 20 और याचिका दायर कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क पर उतरकर अगर कोई भड़काऊ बातें करेगा, अगर कोई नारेबाजी करेगा, अगर एक समुदाय को भड़काने की कोशिश करेगा, उस पर आपकी जुबान सिल जाएगी, तो मुझे इस बात से दिक्कत है। 30 सेकंड बोलिए यास्मीन जी। नहीं राकेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जुबान सुलती है जबकि बेईमानी दिमाग में होती है, बेईमानी दिमाग में होती है, बेईमानी दिल में होती है। अगर आप एक लकड़ी से सबको हाँकोगे तो ईमानदारी से बात करोगे तो कोई दिल गलत बात को गलत कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा। पर जब दूसरे लोग गलत करें तो आप उसको सही मान लो। वो जाके मस्जिद के आगे नाचे, आपको बिल्कुल सही है। वो सारी दुनिया के गंदे भाषण अभी मैंने सुने, दे सही है। आप एक बात बताओ, जो मैंने वक्फ की मान ली कि गड़बड़ थी, मैंने मान लिया मंदिरों में उससे दुगनी गड़बड़ है। आप सबसे पहले तो वो काम करना चाहिए था। आप कहते हो कि औरतों का फेवर करते हो, आपको गलत फहमी है। औरतें हमेशा से वक्फ में मेंबर रही हैं और अभी भी हैं। आप कहोगे तो मैं डिटेल भेज दूंगी। आप ये क्यों बोल रही हैं? इनसे पूछ लो। दूसरी बात यह है कि आप नियत ही खराब है। आप नियत से कोई काम करोगे, हम सर आंखों पे बिठाएंगे। आप बेईमानी से अगर हड़पने की कोशिश करोगे तो हम एहतजाज करेंगे। ये हमारा हक। बिंदु बताइए, ये गलत बोल रही हैं। अब फिर ये बीच में बोल रही हैं, चुप बैठ जाइए। कौन से बिंदु से आपको समस्या है? अच्छा रुक जाइए, रुकिए 15 सेकंड नाजिया, 15 से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। ये आंदोलन एहतजाज के नाम का मजाक नहीं उड़ रहा है क्या, जो यास्मीन फारूकी बात बोल रही है? और पश्चिम बंगाल राकेश जी असंवैधानिक तरीके से ही ममता बनर्जी चला रही हैं। जब ये रोड पर ये मुर्शिदाबाद में जो आतंकी और जिहादी हरकत हुआ है शांतिपूर्ण समुदाय के माध्यम से, क्या इसका कोई परमिशन हाईकोर्ट से निकला था? रामनवमी करने के लिए तो हाईकोर्ट से परमिशन निकालना पड़ता है। ये शांतिपूर्ण समुदाय देश के कोने कोने में अशांति फैला रहा है और ममता बनर्जी चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही है। जो गाय ये कैसे कह सकती हैं आप? ठीक है यास्मीन फारूकी जी और सैयद जवाद या फिर बादल देवनाथ जी, भड़काऊ बातों पर आपने एक बातें नहीं कही। आपने नहीं कहा कि जिस तरीके से सड़कों पर बयान दिए गए हैं वो गलत है और उसने आग में घी डालने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।